नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। एक शायर ने अपने अल्फाज में कुछ पंक्तियां लिखी। उसने लिखा कि उनका अल्टीमेटम फिर से आ गया, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप ही सुधर जाएं या मैं ही कुछ करूंगा। असल में अल्टीमेटम पर एक बार फिर बात इसीलिए है क्योंकि शांति के ठेकेदार, सो कॉल्ड ठेकेदार, उन्होंने हॉर्मुज को लेकर फिर से राग अलापा है। अब मैं किनकी बात कर रही हूं आप खुद समझ गए होंगे। मैं बात कर रही हूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से हॉर्मुज की याद आ गई है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दे दिया है ईरान को अल्टीमेटम मंगलवार तक का। अब यह देखना है कि मंगलवार की सुबह जब सूर्य आसमान में होगा तो उस दिन मिडिल ईस्ट का मंगल होगा या फिर ट्रंप अमंगल की कहानी लिखेंगे। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम 6 अप्रैल को खत्म होना था, लेकिन ट्रंप को फिर से ये लगा कि शायद ईरान उनकी धमकी को भूल गया, सीरियसली नहीं ले रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस अल्टीमेटम को एक दिन और बढ़ा दिया, एक दिन की और मोहलत दे दी गई। ये फाइनल अल्टीमेटम है, ये कहा जा रहा है। हालांकि ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन ये असल में है भी या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर ट्रंप को अल्टीमेटम बाज कहे तो भी गलत नहीं होगा। 3 बार तो अल्टीमेटम देने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बिफरते रहे। अब ट्रंप ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया। ट्रंप के अनुसार मंगलवार का दिन पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा, यानी ट्रंप ने धमकी के लहजे में ही अपना टारगेट भी बता दिया है। उधर तेहरान ने कहा है कि आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन अमेरिका के लिए तेहरान के पास में एक सरप्राइज है। ये बात भी एक तरह से ईरान की तरफ से कही गई। सरप्राइज क्या है उसे भी लेते जाइए। अब तेहरान ने क्या सरप्राइज तैयार कर रखा है इसका खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन इतना तो तय है कि मंगलवार का दिन बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप के मंगल और अमंगल वाली पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊं तो ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान करेगा खेल खत्म। ट्रंप की चेतावनी है, हॉर्मुज अगर नहीं खोला तो होगी जमकर तबाही। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज को लेकर मानते नहीं। लगता है कि ट्रंप के सपने में अब हॉर्मुज के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ट्रंप को हमेशा हॉर्मुज का ध्यान रहता है। कभी ट्रंप कहते हैं कि उनके हॉर्मुज से उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो कभी वो कहते हैं कि भाई हॉर्मुज को हम एक झटके में खुलवा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक पोस्ट किया और कहा है कि वो मंगलवार तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं। मंगलवार को अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो भाई बड़ा हमला हो जाएगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप हमले की कहानी लिख चुके हैं और क्या ट्रंप मंगलवार को अमंगल करेंगे? आइए आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके आखिर धमकी क्या दी है। दरअसल मंगल को क्या मंगल होगा या मंगल होगा वो आपको बताएंगे। हॉर्मुज नहीं खोलने पर डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से कहा जाए कि अब उन्होंने मन बना लिया है, ईरान को बड़ी धमकी दी है। मंगल को मंगल या मंगल, हॉर्मुज नहीं खोलने पर ईरान को ट्रंप की धमकी है, बड़ी धमकी है। 7 अप्रैल को पावर प्लांट और ब्रिज तबाह कर दिए जाएंगे। उसका एक नमूना B1 ब्रिज के माध्यम से दिखा चुके हैं। मंगलवार का वक्त पावर प्लांट और पुलों पर अमेरिका और इजराइल के हमले बढ़ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पावर प्लांट डे और ब्रिज डे नाम दिया है एक तरह से, और ये स्पष्ट कहा है कि हॉर्मुज खोलो या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में बाकायदा जिक्र किया है किस तरह से लगातार वो पोस्ट करते रहे हैं और अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटों का वक्त है। 48 घंटे, ये कहा जाए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और ये काउंटडाउन, ये डेडलाइन नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए बड़ी कयामत की घड़ी जैसा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की वजह से बाजार में डर का माहौल है। अब देखना यह है कि कल सूरज आखिर क्या लेकर आता है। ट्रंप का अल्टीमेटम मंगलवार को खत्म होगा। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब उसे एक दिन का और बढ़ा दिया गया है। अब चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि ट्रंप हॉर्मुज को लेकर आखिर कितनी धमकियां दे चुके हैं, कब किस रूप में धमका चुके हैं ईरान को। 22 मार्च को समझिए, हॉर्मुज खोलो नहीं तो पावर प्लांट तबाह हो जाएंगे। ये हाल ही में जिस तरह से उनकी तरफ से धमकी दी गई, 48 घंटे का अल्टीमेटम था। उसके अगले दिन 5 दिन का अल्टीमेटम, यानी कि 23 मार्च आते आते डोनाल्ड ट्रंप ने इस अल्टीमेटम को 5 दिन का कर दिया और ये कहा कि भाई ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया, और उसके बाद में 5 दिन तक एक तरह से उसे सीज फायर के तौर पर देखा गया।
उसके बाद में कुछ दिन के बाद में 3 दिन के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने 26 मार्च आते आते इस अल्टीमेटम को 10 दिन का कर दिया। पावर प्लांट पर हमले की बात कही गई और यही वजह है कि 10 दिनों के लिए एक तरह से रोक दिया गया, लेकिन वो 10 दिन पूरे हो रहे थे कल यानी कि 6 अप्रैल को। लेकिन इस 6 अप्रैल के साथ ही ये कहा जाए 1 दिन का अल्टीमेटम और बढ़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि इस धमकी के बाद में अब सबकी नजरें आने वाले मंगलवार पर टिकी हैं। असल में मंगलवार को आध्यात्म की दुनिया में अटूट साहस है, ऊर्जा, शुभ करने वाला समय एक तरह से मंगलवार को देखा जाता है। लेकिन इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप अमंगल करने की फिराक में है। सख्त भरे लहजे और सनकी अंदाज में ट्रंप का कहना है कि अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो भारी तबाही हो जाएगी। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार अपने अल्टीमेटम में क्या कुछ कहा है वो भी आपको जानना चाहिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे सीधे ईरान को, IRGC को और ये कहा जाए मुस्तफा खामनाई को ललकार रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी है, मंगलवार तक हॉर्मुज खोलो वरना तबाही के लिए तैयार रहो ईरान। तो ईरान का जवाब है अल्टीमेटम बेवकूफी वाला है और कुछ नहीं, यानी कि ईरान पर इस अल्टीमेटम का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसके पहले भी तो 3 बार अल्टीमेटम दिया, लेकिन ईरान ने कहा इससे ये बेवकूफी वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी क्या रही, हॉर्मुज अगर नहीं खुला तो ईरान में तबाही मचाएगी, ऐसी तबाही मचाई जाएगी इजराइल और अमेरिका के माध्यम से कि ईरान संभल भी नहीं पाएगा। तो ईरान क्या कह रहा है, हमले अगर बढ़े तो पूरे इलाके को हम नर्क बना देंगे। तो धमकियां तो दोनों ही तरफ से चल रही हैं। आप ये समझिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चेतावनी दी, ईरान के जो ऊर्जा ठिकाने हैं वो अब निशाने पर होंगे, ऊर्जा ठिकाने भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए जाएंगे। तो ईरान ने जवाब दिया अरब देशों में US बेस पर हमले और बढ़ा दिए जाएंगे। वैसे ही नाक में दम करके रखा है कतर, UAE, सऊदी अरब, हर जगह पर जहां जहां पर अमेरिका के एयर बेसिस थे वहां पर मिसाइल अटैक हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप यहीं पर नहीं रुके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई जो न्यूक्लियर साइट्स है ना वहां पर भी बमबारी कर दी जाएगी और वहां पर ऐसी बमबारी होगी कि ईरान की जनता भी उसकी जद में आएगी। तो ईरान कह रहा है भाई इजरायली न्यूक्लियर साइट पर हम प्रहार कर देंगे अगर ईरान को छुआ भी तो सिर्फ ईरान के पास में न्यूक्लियर साइट्स नहीं, इजराइल के पास में भी है। उसका सोचिए क्या होगा। अब ये समझिए डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि खार्ग द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन बढ़ाया जा सकता है, ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। तो ईरान ने कहा खाड़ी देशों में जो मौजूद US सैनिक हैं उनकी खैर नहीं होगी अगर ग्राउंड ऑपरेशन बूट ऑन ग्राउंड ईरान में अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई। तो ये कहा जाए कि चेतावनियां, धमकियों का दौर दोनों तरफ से बड़े स्तर पर जारी है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से अभी अल्टीमेटम दिया गया है वो मंगलवार तक का दिया गया है। अब देखना यह होगा कि मंगलवार को आखिर होगा क्या, खाड़ी में तबाही मचती है या फिर शांति की राह दिखती है। करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे इनके प्रभावों को लेकर भी। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल कनेक्ट हो रहा है उनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष साहे जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में ईरान मामलों की जानकार सैयद अली अदनान रिजवी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और जल्द ही और कुछ खास मेहमान कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। सोढ़ी साहब, सबसे पहले मैं आपका रुख करते हुए मुझे ये बताइए सर, आजकल तो ऐसा लगता है मिस्टर अल्टीमेटम जो है वो एक बार फिर से अल्टीमेटम की राह पर आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। अल्टीमेटम की मियाद खत्म ही नहीं होती, हर बार कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन और अब 1 दिन का और भी अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये फाइनल अल्टीमेटम होगा या फिर से इसे आगे बढ़ाया जाएगा? जय हिंद नैना जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को 2 चीजें बहुत पसंद है पैसे के अलावा, और वो 2 चीजें हैं हेडलाइन और डेडलाइन। लेकिन चाहे हेडलाइन हो चाहे डेडलाइन हो, थोड़ी देर बाद वो दोनों वही फुस निकलते हैं, क्योंकि हेडलाइन में तो आ जाते हैं लेकिन जब थोड़ी देर बाद उनकी असलियत पता चलती है तो दुनिया हंसने लगती है। जब डेडलाइन देते हैं तो दुनिया को लगता है कुछ बड़ा होगा, लेकिन डेडलाइन निकल जाती है फिर दुनिया हंसने लगती है। बेसिकली राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और अपने देश के अंदर मजाक बना दिया है, जो कि अमेरिका के पूरे इतिहास में ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं आया जिसने अपने पद का इतना बड़ा हास्य मजाक बना दिया हो। नैना जी, अमेरिका में जो संविधान है उसका आर्टिकल 1 कहता है अगर अमेरिका किसी देश पे युद्ध करता है तो अमेरिकी संसद या US कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए होती है। और
वॉर पावर्स एक्ट ऑफ 1973 जो कानून अमेरिका का कहता है कि यदि किसी कारणवश अमेरिकी राष्ट्रपति यूएस कांग्रेस की अनुमति नहीं ले सकता है युद्ध पे जाने से पहले, तो दो चीजें अनिवार्य होती हैं करनी। पहला, युद्ध शुरू करने के 48 घंटे के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति को यूएस कांग्रेस को लिखित में देना होता है कि क्यों युद्ध शुरू हुआ, और दूसरा, युद्ध शुरू होने के 60 दिन के अंदर युद्ध खत्म करना होता है, अन्यथा अमेरिकी राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट या पद से हटने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कांग्रेस से कोई अप्रूवल नहीं लिया। उन्होंने खुद 28 फरवरी को युद्ध शुरू किया और 48 घंटे के अंदर 2 मार्च को यूएस कांग्रेस को लिखित में तो दे दिया क्यों मैंने युद्ध शुरू किया। अब ट्रंप के सामने दूसरी बड़ी चुनौती है, इस युद्ध को उन्हें 28 अप्रैल से पहले खत्म करना है। किसी हालत में उन्हें यह 28 अप्रैल से युद्ध खत्म करना है। ईरान युद्ध खत्म करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ईरान को पता है कि ईरान ये युद्ध जीत रहा है, और जितना लंबा ये युद्ध चलेगा उतनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए निजी तौर पे बहुत मुसीबतें होंगी। तो ओवरऑल ट्रंप की बातों में कोई वेट नहीं है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंस होती तो पहली बात तो अमेरिका ईरान के साथ युद्ध करता नहीं। अब युद्ध कर लिया तो अमेरिका राष्ट्रपति को कोई ना कोई फेस सेविंग ऑफ रैम्प मेजर चाहिए युद्ध से निकलने का, जो ईरान दे नहीं रहा है। बिल्कुल सर, और यही वजह है कि देखिए फेस सेविंग, और अब तो ये है कि जिस तरह से चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं वो रास्ता कहीं से कहीं तक दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा है आशीष साहे जी। और इस बीच तो ये कहा जाए फेस सेविंग को लेकर एक और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। जिस तरह से अमेरिकी पायलट्स है उनको लेकर भी बड़ा विरोधाभास है। ईरान कह रहे हैं कि भाई हमारे पास में है अमेरिका और इजराइल। अब नेतन्याहू ने तो एक वीडियो तक जारी कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप भी वाही एकदम तस्वीरें साझा करके कह रहे हैं, अलग अलग बातें कह रहे हैं कि भाई हम तो ईरान की धरती में घुसे, हमने अपने सैनिकों को एयरलिफ्ट किया, चुनौती देकर हम वापस भी आ गए और ईरान सिर्फ मुंह देखता रह गया और कुछ नहीं। ये भी प्रोपोगेंडा है क्या सर? नैना, पिछले पॉइंट का थोड़ा सप्लीमेंट कि या तो ट्रंप 28 अप्रैल तक खत्म करें इस स्पेशल ऑपरेशन कम वॉर को, और या फिर कांग्रेस से अप्रूवल ले लें अगर उसके बियॉन्ड जाता है तो एक वो सप्लीमेंट रह गया था। ये जो रेस्क्यू मिशन हुआ है ये अभी भी क्लियर नहीं है और बहुत ज्यादा फॉग में है, क्योंकि आज ईरान की तरफ से कुछ और वीडियोस जो जारी हुए हैं पिछले कुछ घंटों की बात करें ना, तो उसमें एक्चुअली आप देख सकते हैं कि C-130 की डेब्री टाइप का दिख रहा है। तो अमेरिका ने बहुत स्मार्टली आज के सुबह के घंटों में ये बोल दिया था कि हमारे 2 और कुछ जहाज वहां पे खराब हो गए थे तो हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। दे आर वेरी क्लेवर पीपल, वो अपना ट्रैक सेव करके चलते हैं। उन्हें पता था कि ये तो फोटोग्राफ सामने आएंगी, तो उन्होंने इस रेस्क्यू मिशन में उनके 2 और जहाज, जो इस सेकंड फेज ऑफ रेस्क्यू मिशन था जिसमें वो रियर कॉकपिट के वेपन सिस्टम ऑपरेटर को रेस्क्यू कर रहे थे और पायलट को शायद उसके 24 घंटे पहले रेस्क्यू कर लिया था बिकॉज ऑफ प्रिसाइज लोकेशन, ये वाला बंदा थोड़ी दूर था, तो उनके लिए दूसरा मिशन लॉन्च किया गया। उस दरमियान उनके 2 और जहाज जमींदोज हुए हैं। ईरान कह रहा है कि ये जहाज उसने खराब किए हैं, और जिस बुरी तरह से वो जहाज जले हुए हैं वो लग रहा है कि डेलिबरेट एक्ट है। हो सकता है कि अमेरिका, क्योंकि उनका ये रहा है सिस्टम, अबोटाबाद में भी अगर आप याद करें तो उनका एक ब्लैक हॉक टेक ऑफ करने के समय खराब हुआ था आफ्टर ओसामा जी, तो उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया था ताकि वो किसी एनिमी के हाथ में उसकी इंजीनियरिंग ना पड़ जाए या उसके रिकॉर्डिंग्स ना पड़ जाए। लेकिन क्या रेस्क्यू सक्सेसफुल है, हमें वेट करना होगा ना, क्योंकि अभी तक इन्होंने तीनों, जो A-10 का पायलट और F-15 ईगल का पायलट एंड वेपन सिस्टम ऑपरेटर, दोनों का कोई भी अता पता चेहरा न्यूज, हो सकता है कि कुछ ज्यादा उन्हें चोटें लगी हो। इजेक्शन इज अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग प्रोसेस, उसमें बैकबोन कंप्रेस होने के चांसेस नहीं। लेकिन क्या ये इतना इजी है जो नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप एक प्रोपोगेंडा क्रिएट कर रहे थे? उन्होंने कहा कि ईरान के पहाड़ियों के बीच में अमेरिका के सोल्जर्स उतरे और अपने जो सोल्जर्स हैं उनको एयरलिफ्ट किया, उनका रेस्क्यू किया। इज इट पॉसिबल? इतना इजी है क्या? नैना, इट इज वेरी पॉसिबल। अगर आप उस टोपोग्राफी को देखेंगी और इनके जितने भी वीडियोस आ रहे हैं ऑथेंटिक जियो लोकेशन वाले वीडियोस, तो वो जो टोपोग्राफी है वो पठारी है, एकदम खाली है, वहां सेना की टुकड़ियां या कोई सिटी, कोई घनी आबादी नहीं दिख रही है। वो आइडियल जोन है इस तरह के एक्सरसाइज के लिए, जहां पे 4-5 एयरक्राफ्ट लगातार ऊपर से ऑर्बिट करते हैं
कॉम्बैट एयर पेट्रोल बोलते हैं, क्लोज एयर सपोर्ट इंटरडिक्शन, इस तरह की भाषाएं हैं जो लोगों को समझनी चाहिए आज की तारीख में। तो ऊपर से वो बम्बार्डमेंट करते हैं किसी भी टुकड़ी को इस लोकेशन के पास पहुंचने से रोकने के लिए। उसी के साथ उनके दूसरे लेयर के एयरक्राफ्ट नीचे आते हैं और उनसे या तो स्लेदरिंग करके स्पेशल फोर्सेस को जमीन पे उतारते हैं या हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराते हैं। कई केसेस में C-130 इस तरह के टेरेन पे लैंड कर सकता है। और ये जिस तरह की उनकी डैमेज फोटो दिख रही है, अगर कोई एयरक्राफ्ट है तो वहां लैंड करने की कोशिश की गई होगी। और उस दरमियान लगातार ऊपर से एरियल सुप्रीमेसी बरकरार रखी जाती है। पायलट को हेलीकॉप्टर में या किसी जहाज में रख के और वापस एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इट इज वेरी पॉसिबल इन द काइंड ऑफ एरिया जहां ये हुआ है ना। लेकिन वो 36 घंटे तक कैसे सर्वाइव किया था, क्योंकि उस दरमियान लोग वहां पे AK-47 और दूसरी बंदूकें लेके उसको खोज रहे थे। वेरी क्रेडिबल ऑफ दैट चैप ऑल्सो, जिसने इतनी अच्छी ट्रेनिंग का अपना यूज किया है। दैट इज वन। एक मेजर पॉइंट जो नैना मैं इस समय कवर करना चाहूंगा, आज की जो भाषा ट्रंप ने यूज की है लेटेस्ट ट्रुथ सोशल में, एज अ वेरी मैच्योर्ड मीडिया हाउस आपने ना उसे सुनाया ना उसे दिखाया, क्योंकि वो भाषा किसी भी राष्ट्रपति की भाषा नहीं है। किसी भी टीवी देखने वाले फैमिलीज के साथ टीवी देखने वाले परिवारों के सामने पेश की जाने वाली भाषा नहीं है। और मुझे ये कोई गुरेज नहीं है ये बोलने में कि ये भाषा का इस्तेमाल उनके द्वारा पिछले 37 दिनों में की गई या कई भाषाओं में से अगर जोड़कर चाहे तो अमेरिकी कांग्रेस अपने 25th अमेंडमेंट का सेक्शन 4 इस्तेमाल करके और राष्ट्रपति ट्रंप को अपदस्थ कर सकती है ऑफिशियली। इट विल नॉट टेक मच टाइम। इसमें मेडिकल प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी कि उनकी मानसिकता कहीं हिली हुई है एंड ही इज नॉट इन प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड। दैट इज सेकंड। थर्ड पॉइंट, अच्छा आप कुछ कह रही थी नैना? नहीं, मैं बस वही सर यही बात कह रही थी कि जो उनकी भाषा है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा हैरान भी कर देती है। हालांकि मुझे लगता है इसमें अतिशयोक्ति है या हैरान हम उन्हें होने की जरूरत ऐसी नजर नहीं आती, क्योंकि शायद यही उनकी एक तरह से शैली और परिपाटी है। बात पूरी कीजिएगा सर, फिर मैं रिजवी जी। बहुत ही अनबिकमिंग कंडक्ट, और दिस गोज ऑन टू प्रोबेबली पार्टली प्रूव कि उनके एप्स्टीन टाइप के कंडक्ट्स पहले रहे होंगे, जिस तरह की लाइफस्टाइल की चर्चा की जा रही थी, और वहां से वो ग्रेजुएट नहीं कर पाए। ही इज नॉट मैच्योर्ड, ही इज स्टिल अ डेलिंक्वेंट, आई कैन यूज दोस वर्ड्स। तो एनीवेज, वो अभी आज जो दूसरी चीजें जो बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है वो ये है कि जो ट्रंप ने डेडलाइन दी थी 6 अप्रैल की, जो अब उन्होंने ट्यूसडे कर दिया है, उनका वो कैलकुलेशन एरर होगा, उसके दरमियान भी उन हमलों को जारी रखा गया। जैसे इन्होंने अभी भी उनका जो मेन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बुशेयर वाला, उसके पास 4 हमले किए हैं। तो सिर्फ प्लांट को नहीं मारा, बट उसके अगल बगल हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने अबू धाबी में, सऊदीया में, कुवैत में काफी हमले किए हैं, और अब डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हमले शुरू हो गए। हाँ, और सर ये तो मुझे लग रहा है कि ये जो पूरे युद्ध का जो हिस्सा है वो एक अलग मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। मैं दोबारा इस पर ही एक बार आऊं, लेकिन रिजवी साहब अब अल्टीमेटम की बात कही गई है, ये कहा जाए 48 घंटों का अल्टीमेटम है, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अब ये जो मंगलवार होगा वो पावर प्लांट डे और ब्रिज डे के तौर पर होगा, जिसकी एक बड़ी तस्वीर B1 ब्रिज पर हमले के साथ में कर दी गई है। तो क्या ये युद्ध खत्म होने की जगह और भी ज्यादा एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है क्या? जी नैना जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको और सारे पैनलिस्ट को सलाम अर्ज है। मैं इसी बात से अपनी शुरुआत करूंगा। 2 बात मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो जिस भाषा के बारे में ट्रंप के हम लोग अभी एक इशारा कर रहे थे, यही कह देना काफी है कि एप्स्टीन गैंग वालों से इसी किस्म की भाषा की उम्मीद की जा सकती है, और इसी तरह के वॉर क्राइम्स की भी उम्मीद की जा सकती है। जी, मुझे लग रहा है रिजवी साहब से मेरा संपर्क जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं दोबारा कनेक्ट करूंगी। लेकिन जो भी हालात है, अपने दर्शकों को हम ये भी बताते चले कि धमकियां तो दोनों तरफ से बड़े स्तर पर एक तरह से दिए जा रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि भाई अब अगर मंगलवार तक हॉर्मुज नहीं खोला जाता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। रिजवी साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो जवाब पूरा दीजिएगा। जी, आ रही आपकी आवाज आ रही है जी। तो मैं वही कह रहा था कि एप्स्टीन गैंग वालों से ऐसी भाषा की उम्मीद। दूसरी बात ये कि आप देखें, वो 2 अपने रेस्क्यू के लिए उन्होंने इतना बड़ा अपना नुकसान किया है कि 2 एयरक्राफ्ट
और 2 जो है अपने हेलीकॉप्टर उन्होंने तबाह कर लिया और एक F-15। उसके बाद भी इस बात का दावा है कि हम अपने 2 रेस्क्यू करने के बाद हम सुप्रीमेसी मेरी बाकी हम सुपर पावर हैं। यानी इतना नुकसान करने के बाद आप पिछले 48 घंटे का जो आगे का टाइम उसको अगर छोड़ दिया जाए, पिछले 48 घंटे का देखा जाए जितना नुकसान इस वक्त अमेरिका का हुआ है, पिछले 50 साल की हिस्ट्री में इतना नुकसान आज तक अमेरिका का नहीं हुआ था। तो अगर इसको सुप्रीमेसी कहते हैं तो मुबारक हो इस सुप्रीमेसी को। लेकिन जहां तक बात है वो जंग की, तो ईरान की तरफ से क्लियर है, ये जो है एक ट्रेलर था जो आज हुआ है, जो कल हुआ है। 2 अफराद को रेस्क्यू करने के लिए आपके 5 एयरक्राफ्ट बर्बाद हुए, जिसका मतलब इस बात की तरफ इशारा है कि अब अगर अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स भेजना चाहता है या इस जंग को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, तो जब 2 को बचाने के लिए इतने करोड़ का नुकसान हुआ है, जरा सोचिए आप कि अगर ये ग्राउंड ट्रूप्स लेकर अंदर आते हैं तो 100 लोगों को 150 लोगों को छुड़वाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर अमेरिका को नुकसान होगा। ईरान की तरफ से क्लियर कट ये बात है कि जब तक पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका के ट्रूप्स और अमेरिकन सोल्जर्स नहीं जाएंगे, अमेरिकन बेसेस खत्म नहीं होंगे, ईरान की तरफ से जंग बंदी की कोई भी तवक्को नहीं है, बल्कि ईरान को जंग खत्म करना है। बस एक आखिरी बात वो यही कि इस वक्त जो मामला यहाँ पर आन पहुंचा है वो इसी बात की तरफ इशारा है कि जंग खत्म करना अब जो है वो ईरान के हाथ में है, ट्रंप के हाथ में नहीं है। बल्कि ट्रंप जितना इसके अंदर चलते चले जाएंगे, जैसा कि इशारा हुआ कि वो नहीं, तो ईरान क्या ये जंग खत्म करना चाहता है क्या रिजवी साहब? करना चाहता है क्या ईरान? उसकी विलिंगनेस है इसको लेकर अभी भी? मैं बस यही बात कह रहा जी नैना जी, हम लोग जब से ये बात कर रहे हैं शुरू तो ये 35, 37, 36 दिन से ईरान सीज फायर नहीं चाहता है, ईरान एंड ऑफ द वॉर चाहता है, क्योंकि ईरान को हर बार धोखा मिलता है। कैसे होगा वो एंड ऑफ द वॉर? कैसे होगा? क्योंकि अमेरिका और इजराइल तो कहते हैं कि भाई ईरान अपनी प्रॉक्सीज को खत्म कर दे, ईरान आतंकी गतिविधियों में ये कहा जाए पूरी तरह से पाबंदी लगा दे, उसमें भी वो सीज फायर ना हो, उसमें भी पूरा एंड हो आतंकी गतिविधियों में, ये ऐसी तमाम ताकतों पर पाबंदियां लगा दे। कैसे नैना जी जो ईरान ने झेला है, अगर इसको आप एक बार देखें कि ईरान पिछली बार 12 दिन की जंग में भी टेबल पर था, उस पर हमला हुआ, सीज फायर की मांग अमेरिका ने की थी, सीज फायर हो गया। इस बार भी ईरान टेबल पर था, 28 तारीख को फैसला आने वाला था और ईरान पर 170 बच्चियों को मारकर हमला आगाज होता है। तो बात ये नहीं है कि ईरान पर क्या शर्तें थोपी गई हैं, ईरान अगर अपने आप को भी सामने रखे और अपनी सेफ्टी की बात करें, लेकिन रिजवी साहब बात ठीक है, इस बार या पिछले मिडनाइट हैमर ऑपरेशन की हो तब तो ठीक है, और इस बार की भी ऑपरेशन की अगर आप बात कर रहे हैं, बच्चियों की जगह पर ये स्कूल पर, अस्पतालों पर और रिहायशी इलाकों पर हमले हुए, वो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस पूरे विवाद की मूल जड़ भी तो देखनी, क्या वो मूल जड़ सिर्फ पिछले साल मिडनाइट हैमर से शुरू हुआ? जो जड़ है क्या वो सिर्फ इस बार के ऑपरेशन से शुरू हुआ? ये तो बहुत पुरानी अदावत रही, अदावत भी छोड़िए, वो एक लीडरशिप की, शिया सुन्नी या विचारधारा की, या ये कहा जाए कि मुस्लिम क्रांति की रही, वो भी बहुत अलग है। लेकिन ईरान को लेकर तो अलग अलग विवाद है ना। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, विदेश मामलों के जानकर। अलूने साहब आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन ब्रह्मदीप जी, जो रिजवी साहब कह रहे हैं कि भाई ईरान ने झेला है और उसका पूरी तरह से एंड होना चाहिए, क्या सिर्फ ईरान ने ही झेला, और अमेरिका और इजराइल क्यों आखिर इस तरह से पीछे पड़े हैं, और कैसे अंत होगा इस लड़ाई का? नैना जी देखिए, ईरान बहुत शानदार मुल्क है और उसके हौसलों की दाद देना पड़ेगी कि वह अमेरिका और इजराइल से शानदार तरीके से युद्ध लड़ रहा है। लेकिन समस्या यह नहीं है कि ईरान सिर्फ युद्ध लड़ रहा है, दिक्कत यह भी तो है ना कि ईरान की जो नीतियां है, उसकी कूटनीति है, वो बहुत ही नाकाम रही है। आप पड़ोसी देशों से सही संबंध नहीं रख सकते, आप यूरोप से सही संबंध नहीं रख सकते, आज दुनिया में आप अकेले खड़े हो, और यदि इस समय दुनिया के दूसरे मुमालिक आपके साथ खड़े होते तो शायद ईरान में इतने लोगों की जान नहीं जाती। और एक बात यहाँ पर यह भी मानना पड़ेगी कि बेशक ईरान बहुत अच्छा जवाब दे रहा है, लेकिन सुप्रीम कमांडर ईरान के मारे गए, फौजी ईरान के मारे जा रहे हैं, लोग ईरान के मारे जा रहे हैं, और आप यदि दो चार विमानों को गिराकर अपनी सफलता समझते हैं तो इससे तो ईरान का विध्वंस हो रहा है। ईरान को इस बात को समझना पड़ेगा कि उसके अपने तंत्र को चेंज करने की जरूरत है। ईरान को समझना पड़ेगा कि अपने पड़ोसी देशों से आप संबंध बेहतर रखिए। ईरान को यह समझना पड़ेगा कि अपने देश के लोगों के डेवलपमेंट पर पैसा खर्च कीजिए। आप क्यों हमास पर, हिजबुल्लाह पर या हुतियों पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि एक बात ईरान के सामने बहुत स्पष्ट है कि जो प्रतिद्वंदिता सऊदी अरब और यूएई से है,
ये दोनों देश जो है वो अमेरिका के साथ खड़े हैं। ये जो दोनों देश है ये ईरान को बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो ईरान को इन चुनौतियों से निपटते हुए अपनी कूटनीति को कम से कम इतना बेहतर तो कर ले कि वो पड़ोसी देशों पर हमले करके कैसे उनसे दोस्ती काबिज करे। और सबसे बड़ी बात है जो इस युद्ध के दौरान देखने को मिली कि एक तरफ पेजेश्कियान साहब कह रहे हैं कि हम पड़ोसियों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ जो इस्लामिक IRGC है वो हमले कर रही है। तो अभी न तो धार्मिक जो सुप्रीम कमांडर है उनके पते हैं, नहीं आप राष्ट्रपति की सुन रहे। इस समय सिर्फ IRGC जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है वो पूरी देश में हावी है। तो ऐसे में उस देश का वो देश कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड के लोग यदि लगातार ऐसे ही मारे जाते रहे तो कब तक आपके देश का नेतृत्व कैसे आगे आएगा। तो आप इसको अपने देश के लोगों के मारे जाने को या अपने सुप्रीम कमांडर जो शहीद हो रहे उनके मारे जाने को इतना हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अंततः विध्वंस ईरान का हो रहा है। उस नए एक बात और रिजवी साहब आप स्वीकार कीजिए, उस मुल्क का नुकसान हो रहा है जो दुनिया में बेहतरीन है, जहां पर महिलाओं की शिक्षा जो है वो यूरोप से ज्यादा बेहतर है। शिक्षा को ले ले, स्वास्थ्य को ले, बायोटेक्नोलॉजी को ले ले, ईरान ने जबरदस्त काम किया। लेकिन ईरान का जो तंत्र है वो तंत्र अपनी आंतरिक सुरक्षा को सही तरीके से नहीं काम कर रहा है। आपके देश में आप लोकतंत्र को लाइए, आपको सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि इस तंत्र के साथ ईरान नहीं चल सकता। और सबसे बड़ी बात है आप इतने अच्छा आपका तंत्र है तो फिर आपके साथ यूरोप क्यों खड़ा नहीं है, आपके साथ विकसित देश क्यों खड़े नहीं है। रूस और चीन पर आप भरोसा करने की बात करते हैं, ये देश आपको हथियार क्यों नहीं दे रहे। युद्ध के मैदान में ईरान अकेला लड़ रहा है और युद्ध के मैदान में आप अभिमन्यु बनके महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकते। जिलानी साहब आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और ईरान को भी इस बात को समझना पड़ेगा। नैना जी, रिजवी साहब, अलूने जी, माजरत नैना साहिबा, मैं आपकी बड़ी कद्र करता हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस मामले में यानी आपके पास जानकारी कामिल नहीं। आपने ही अपनी बातों में दो तरह की बात रखी जो दोनों ही बिल्कुल बरखिलाफ है। शुरुआत आपने ये की कि ईरान के पास कुछ नहीं है, ईरान जो है बिल्कुल पीछे चला गया है, और आखिर में के खत्म इसी बात पे करते हैं कि ईरान जो है नैनो टेक्नोलॉजी में टॉप 10 में है। ईरान तमाम टेक्नोलॉजीज में टॉप 10 मुल्कों में आता है। ये मिडिल ईस्ट के जितने सारे मुल्क है ना, ये तमाम एक आप पुल दिखा दीजिए जो B1 पुल गिराया गया है, ये B1 पुल ईरान अपने हाथों से बना रहा था। ये तमाम तर मिडिल ईस्ट के ममालिक जो एक भी सामान आप बता दीजिए जिनका खुद का बनाया हुआ है। और दूसरी बात ये, आप मेरी बात सुन लें, आप नहीं लोकतंत्र को चल रहे हैं, मेरी बात आप सुन लें, आप सुधारिए ना। आप पड़ोसी देशों अनइन्फॉर्म्ड है सर आप जो है आप मेरे ख्याल से आप देखिए, आप मेरी बात सुन लें। आज ही मैंने अपने एक आर्टिकल में ईरान के अनुसंधान की तारीफ की, ईरान की शिक्षा की तारीफ की है, ईरान की जो आधुनिकता है उसकी भी तारीफ की है। लेकिन उसके साथ साथ जो ईरान में जहां पर सुधार की जरूरत है उन सुधारों को आप कृपया लागू करवाइए अपने देश में। आप अपने देश के लोगों मेरी बात को देखिए, आप सिर्फ बोलते जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा बोलने से इंसान नहीं जीत जाता है। हकीकत पर बात की जाए तो इंसान को समझ में आएगी बात कि ईरान जो आप ये कह रहे हैं अकेला पड़ गया, यूरोपियन ममालिक आज उनके साथ नहीं है। ये नेटो में जो अमेरिका के इख्तलाफ हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे। ये जो फिलहाल स्पेन ने कहा कि हम बेवकूफ बने 23 साल पहले इराक में जाकर, इसके बारे में क्या कहेंगे। ये जो स्पेन ने कहा, जो इटली कह रहा है कि हम साथ नहीं देंगे अमेरिका का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। ये जो आके तमाम यूरोपियन ममालिक ईरान का साथ दे रहे हैं इस वक्त और ईरान के पास आकर बात करना चाहते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे। और जो मिडिल ईस्ट के ममालिक है, ईरान की उससे कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान बाकायदा ये कहकर बता रहा है कि हम पर जो हमला हुआ है, हम इन इलाकों के अमेरिकन बेसेस और अमेरिकन इंटरेस्ट पे हमला करेंगे। अमेरिकन इंटरेस्ट पे हमला हुआ है। ईरान ने कभी भी 170 बच्चियों के बदले में 70 बच्चियां नहीं मारी हैं। ईरान ने कभी भी पलटकर सिविलियन इलाकों पर हमला नहीं किया है। बार बार कह रहा है कि जहां जहां पर ये मिलिट्री छुपे हैं, इन्होंने ह्यूमन शील्ड बना दिया है। तो ईरान ने जश्न भी मनाया था। रिजवी साहब, हमास के हमले के समय ईरान में जश्न भी मनाया गया था। कोई अच्छा देश, अच्छा मुल्क, पढ़ा लिखा मुल्क, प्रगतिवादी मुल्क आतंकी जब घुसकर किसी देश में 1100 लोगों की हत्याएं करते तो वहां पर जश्न नहीं मनाए जाते। यही तो जश्न है ना, यही ईरान को भारी पड़े। भारत के करोड़ों लोग ईरान के साथ खड़े, लेकिन आतंकियों के साथ खड़े नहीं।
लेकिन ठीक है, अभी आप ये पिछले साल जो ऑपरेशन हुए उसमें इस दौरान जो ये कहा जाए बच्चियों के स्कूल पर जो अटैक हुआ उस पर तो अभी आप बड़ी बातें यहाँ पर नजर आ रही हैं, लेकिन जिस रूप में हमास ने जो बेकसूर लोगों पर बर्बरता की थी, क्या उस पर खामोशी साध लेना, क्या उसको एक तरह से क्लीन चिट देना या उसका साथ देना नहीं है क्या सोढी साहब? यहाँ पर रिजवी जी जो अभी बात कर रहे हैं, अभी वो विक्टिम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, विक्टिम कार्ड ईरान खेलता हुआ नजर आता है, लेकिन जो जड़ें और आतंक को समर्थन देने वाली बात है उसको क्यों भूल जा रहे हैं ये? नैना जी, ईरान के अंदर जो हो रहा है वो ईरान का अपना अंदरूनी मामला है। अमेरिका को दुनिया का ठेका नहीं है कि वो दुनिया के हर देश में सत्ता परिवर्तन करे जिस देश के उसके सत्ताधारियों के साथ उसकी नहीं बनती है। 3 जनवरी को वेनेजुएला था, 28 फरवरी को ईरान था, क्या तीसरा नंबर भारत का नहीं हो सकता है? तो पहली बात तो ईरान के अंदर जो हो रहा है वो ईरान की अपनी जिम्मेवारी है, वो जो भी करें वो उसके लिए जिम्मेवार है। अगर वहां के अवाम को ज्यादा दिक्कत होगी वो वहां सत्ता परिवर्तन कर देंगे। दूसरी बात नैना जी, ईरान में अगर कद्दू आलू उगरे होते, अमेरिका ईरान की तरफ देखता भी नहीं। अमेरिका वेनेजुएला क्यों गया? तेल के लिए। ईरान क्यों आया? तेल के लिए, जो ट्रंप ने कई बारी बोला है। अमेरिका को अगर दुनिया के देशों के लिए इतना दुख है तो अमेरिका रवांडा क्यों नहीं गया? अमेरिका सूडान क्यों नहीं गया जो गरीब देश है? क्योंकि ईरान के पास तेल है। अमेरिका को अगर आतंकवाद से इतना खौफ है, अमेरिका को ईरान के परमाणु हथियारों से इतना डर है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार को नहीं बर्बाद किया है? अमेरिका ने पाकिस्तान पे हमले क्यों नहीं किए जबकि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है? देखिए नैना जी, फैक्ट ये है, ये सारे नैरेटिव्स हैं। 47 साल से दुनिया को बताया गया ईरान फटीचर देश है, ईरान गरीब देश है, ईरान में कुछ नहीं होता है। आप थोड़ा रिसर्च करिए, इंटेलिजेंट क्वोशेंट आईक्यू में ईरान दुनिया के नंबर 4 देश पे आता है, भारत नंबर 30 पे आता है। ईरान के जितने सरकारी अफसर हैं वो सारे या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या डॉक्टरेट हैं। ईरान में जो औरतें हैं उनका लिटरेसी रेट 99% है। तो पहली बात तो ये वेस्टर्न मीडिया का 47 साल का झूठ ईरान ने 36 दिनों में दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा नैना जी, जी सर जी, अमेरिका कोई दूध का धुला नहीं है, इजराइल दूध का धुला नहीं है। अगर इजराइल कहता है कि ईरान बोलता है कि इजराइल को वजूद से मिटा देंगे, तो क्या पाकिस्तान और भारत के पॉलिटिशियंस नहीं कहते कि हम एक दूसरे के देश को मिटा देंगे? कुछ दिन पहले पॉलिटिशियन ने भारत से भी और पाकिस्तान से भी बयान दिए हम एक दूसरे के देश को मिटा देंगे। नहीं, लेकिन सोडी सर, मुझे लग रहा है कि इन दोनों के इंटेक्स्ट की बहुत बात अलग हो जाती है ना, कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग हो जाते हैं। हिंदुस्तान ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ने पहलगाम जैसी या ऐसी तमाम आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का सोचा तो उसका हश्र ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा बदतर होगा। पाकिस्तान की तो आतंक वाली तमाम परिस्थितियां हैं ही। आखिर क्यों दुनिया के 2 ऐसे देश जिनके ऊपर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है, जिसमें नाम ईरान और पाकिस्तान का ही आता है सर? अगर मैंने यही चीज कही, दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। अमेरिका ने अब तक पाकिस्तान पे कार्रवाई क्यों नहीं की है? ये सिलेक्टिव अप्रोच है। क्योंकि पाकिस्तान में तेल नहीं है। यही मैंने कहा, ईरान में अगर तेल नहीं होता और आलू कद्दू उगरे होते, अमेरिका ने ईरान की तरफ देखना ही नहीं था। अमेरिका कहता है परमाणु हथियार, क्या इजराइल के पास छुपे हुए परमाणु हथियार नहीं है नेगेव डेजर्ट में, जहां पे अभी ईरान ने कुछ दिन पहले हमला किया है? देखिए ये सारा जो तथ्य है, ये पश्चिमी देशों ने 47 साल से झूठ बोला और ये सफल भी हुए, क्योंकि कुछ साल पहले तक सोशल मीडिया नहीं था। जो भी वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया कहता था, दुनिया आंख बंद करके यस सर कहती थी। लेकिन 2009 से जब से सोशल मीडिया बड़े पैमाने में आने लग गया है, सच्चाई सामने आने लगी। और जैसे हमारे ईरान के विशेषज्ञ ने सही कहा कि आज नाटो देश अमेरिका के साथ ही है। इससे बड़ा तमाचा राष्ट्रपति ट्रंप के लिए क्या हो सकता है? मेरे को बस आप 1 मिनट देना। जी सर जी। 2 मैं तथ्य दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। 25 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है जिसमें यह लिखा है कि ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट के सारे 13 सैनिक अड्डों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और 40,000 जो अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में थे वो या किराए के घरों से होटलों से काम कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है, महाशक्ति के सैनिक वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। 2 दिन बाद 27 मार्च को लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर, जो कि इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने इजरायली कैबिनेट को बयान दिया, अगर ये युद्ध लंबा चला इजरायली सेना टूट जाएगी, इजरायली आर्मी इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। आप देखिए 2 बड़ी दुनिया की सैनिक शक्तियों को
एक देश जिसमें 47 साल से प्रतिबंध लगे थे, कैसे तमाचा मारा उस देश ने। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और उसका बहुत बड़ा रीजन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ही है। आशीष साहे जी, 2-3 बड़ी बातें हैं। मैं एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ आऊं, बाकी अगर आप काउंटर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट, ये कहा जाए, इस पूरे मिडिल ईस्ट का एक सबसे मुख्य केंद्र है। ये जिस रूप में अलग अलग हिस्सों की बात होती रही, डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी लगातार बहुत अनप्रेडिक्टेबल बयान देते रहे। कुछ समय पहले ये वही डोनाल्ड ट्रंप थे जो कह रहे थे कि भाई हमारे पास पर्याप्त तेल है, हमें कोई मतलब नहीं हॉर्मुज स्ट्रेट से, बंद हो तो बंद होता रहे, खुलवाना हो तो जिन देशों को जरूरत है वो जाकर खुलवा लें। फिर ये यू टर्न की आखिर क्या वजह सामने आ रही है? नैना, आई मस्ट अप्रिशिएट योर IQ मच हायर देन द इरानियंस, क्योंकि आपने मुझे वो विंडो दी है टू काउंटर सम ऑफ द एक्सप्रेशंस। जी, ईरान के समर्थक हो सकते हैं हम, अमेरिका के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ बोलना मुझे नहीं समझ में आता। मैं एक फौजी हूं और कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं है कि वहां पे वो 6th नंबर पे हैं IQ में और हम 30th नंबर पे हैं, और वहां की 99% लड़कियां पढ़ी हुई हैं और हमारे यहाँ कम पढ़ी हुई हैं। आई डोंट एग्री टू ऑल दिस। ये सब प्रोपेगेंडा होता है, अलग अलग चैनल से हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिव स्टडीज करते हैं। तो इंडिया इज मच सुपीरियर, ईरान डज नॉट स्टैंड एनीवेयर, नंबर 1। मुझे मालूम है रिजवी साहब भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, ही विल एग्री विद मी। दूसरा, इंटरनेशनल फोरम पे कई बार ऐसा होता है, ये अमेरिका की मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं एक्शंस को, लेकिन जब एक गरीब या एक पुअर नेशन या एक कमजोर नेशन किसी मेजर नेशन के अगेंस्ट पिसा जा रहा होता है और किसी से असिस्टेंस मांगता है, जैसा कि बांग्लादेश ने हमसे मांगा था, तो हमने पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप किया था एज अ थर्ड कंट्री, क्योंकि हमें पता था कि उनके साथ गलत हो रहा था। ये सारी चीजें जस्टिफाई होती हैं। आपने बहुत सही बात बोली कि कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, तब उसके पास जस्टिफिकेशन होती है। और ट्रंप से मेरा कोई लगाव नहीं है, आई नो ही शुड बी इम्पीच्ड फॉर ऑल आई केयर, लेकिन ईरान को भी ये समझना पड़ेगा। आपके जो इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट ने बोला है कि उनकी भी गतिविधियां, उनके 3 एज, उनकी फिलॉसफी कि इजराइल में कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं तो हम इजराइल को मारेंगे। देखें, इस बात को समझें, 170 बच्चियां, सबके दिल रोए होंगे, लेकिन वो एक बॉम्ब से उड़ी थी। और वो जो हमास ने हमला किया था, घर घर में घुस के लड़कियों को निकाल के, बच्चों को निकाल के, बड़ों को निकाल के, सी बीच से पॉइंट ब्लैंक, तो बॉम्ब में मारे गए लोग और गोली से बाहर निकाल कर मारे गए लोगों में बहुत फर्क होता है। अगेन इट इज द मैटर ऑफ कंटेक्स्ट, रेफरेंस, बैकग्राउंड, कि एक साथ एक बॉम्ब जो कि IRGC के नेवल हेडक्वार्टर के लिए था, टॉमाहॉक मिसाइल या जो भी थी, और वो उसके कॉमन बाउंड्री के साथ एक स्कूल था, एरर ऑफ जजमेंट या एरर ऑफ टारगेटिंग हुआ, हो सकता है इंटेंशनल हो, अनपार्डनेबल है, लेकिन ये बॉम्ब ब्लास्ट और 170 बच्चों का दुर्भाग्यपूर्ण मर जाना और हमास के अटैक में घर घर से खींच के गोली मार देना सड़कों पर लाकर, इसको बराबर नहीं किया जा सकता। ईरान मस्ट, IRGC मस्ट स्टॉप इट्स टेरर एक्टिविटीज अक्रॉस द ग्लोब, और इसमें अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी मैच्योर्ड रोल। लगातार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, फॉरेन ऑफिस से, ईरान से, इजराइल से, अमेरिका से बातें हो रही है। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत नहीं होती। हमने अपनी एनर्जी सप्लाई रूट्स को, जिस तरह से आप कुछ कह रही थी नैना। नहीं सर, ये डिप्लोमेसी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमेशा से देखिए यही वजह है कि दुनिया के कई देशों पर जहां पर पाबंदी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, लेकिन ईरान ने भारत समेत कई देशों को ये कहा जाए कि उससे रियायत दी है, खासतौर से कि ठीक है उनके वो ट्रांसमिट्स जो है वो हो सकते हैं। सर लेकिन एक बात यहाँ पर जो रिजवी साहब कह रहे थे, मैं एक बार फिर से उस बात की तरफ आना चाहूंगी, क्योंकि इस बार उन्होंने कहा है कि ये जो युद्ध है वो पूर्ण रूप से खत्म हो, विवाद पूर्ण रूप से खत्म हो। वो पूर्ण रूप से खत्म कैसे होगा? क्या विवाद इतना सतही है? क्या बहुत इतने छोटे छोटे ऐसे कोई हैं, हलवा टाइप का कोई हिस्सा है कि भाई आपने इसको, इस हिस्से को यहाँ पर दे दो, ये मामला सुलझा दो, बस वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया? ना कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना पड़ेगा। आज एज वी आर टॉकिंग, उस वक्त आपके सारे पैनलिस्ट काफी डीप स्टडीज करके आए रहते। 3 वर्टिकल्स हो रहे हैं। एक, ओमान और ईरान आपस में बैठ के एक प्रोटोकॉल सेटअप कर रहे हैं और उसके रेगुलेशन के लिए, ताकि स्मूथ चले। दूसरा, यूके के प्रीमियर के लीडरशिप में 41 नेशंस बात कर रहे हैं कि वहां पे कैसे जो टेक्नो लीगल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से शिप्स नहीं जा रही हैं। ईरान ने या IRGC ने सारी शिप्स रोक रखी हैं। सर शायद ओमान का ये भी एक बहुत बड़ा एक रीजन है दोनों के बीच का, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और एक मंडपम प्रायद्वीप जो है, शायद वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि दोनों को वो एक तरह से मजबूरी हो चुकी है कि एक मंच पर उनको आना ही है।
हाँ, क्योंकि जो गल्फ जिस स्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं वो इतना पतला है कि वो ऑटोमेटिकली इधर से ओमान और उधर से ईरान के क्लच में है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। एनी प्रोटोकॉल हैज टू बी शेयर्ड बाय बोथ दीस कंट्रीज बाय द डिजाइन ऑफ द स्ट्रेट। और तीसरा, बहरीन ने जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल मूव किया हुआ है कि एक जॉइंट फोर्स हो जो वहां पे एक्शन ले, जाके शिप्स वहां से सेफ निकल पाए, इसको चाइना, रशिया और सरप्राइजिंगली फ्रांस ने ऑब्जेक्ट किया था जब उन्होंने इस अपने प्रपोजल में लिखा था कि ऑफेंसिव एक्शन के तहत इसमें से हम शिप्स को पास कराएंगे। आफ्टर द ऑब्जेक्शन ऑफ चाइना, रशिया एंड फ्रांस, बहरीन ने प्रपोजल में 2 टर्म्स ऑफेंसिव एक्शन को हटा के डिफेंसिव एक्शन कर दिया। इस पे भी अगले 24 घंटे में कोई डिसीजन होने के, तो बिफोर द डेडलाइन ऑफ ट्रंप कि हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, शायद कुछ डेवलपमेंट्स हो जाए जिससे ट्रंप एक बार फिर से अपने पागलपन में इस डेडलाइन को आगे बढ़ाएंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग लास्ट 30 सेकेंड्स, ईरान को यह समझना पड़ेगा रिजवी साहब कि सारी बातें, सारी थियरीज बाद में डिस्कस होती जाएंगी। हर एक दिन जो युद्ध हो रहा है उसमें जो डैमेजेस हो रहे हैं ईरान को एज कंपेयर टू वॉरिंग इजराइल एंड अमेरिका, इसमें बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। ईच गोइंग डे इज पुशिंग ईरान बैक, और इसी डेस्परेशन में वो अब उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट्स को हिट करना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं, गल्फ में पानी बनाने की व्यवस्थाओं को तहस नहस करना एटॉमिक हथियार छोड़ने से भी ज्यादा खतरनाक है। अभी तो मौसम अच्छा है, अगले कुछ महीनों में वो मर जाएंगे अगर आपने उनका वाटर खत्म कर दिया। वाटर पे अटैक कर रहे हैं, ये किस तरह का रिएक्शन है? आई डोंट अंडरस्टैंड। IRGC का ये जो एक आजकल बहुत फैशन में चला हुआ है मोज़ैक डॉक्ट्रिन, नॉनसेंस। हमास और हिजबुल्ला की तरह बिहेव करेंगे आप अगर मोज़ैक डॉक्ट्रिन को फॉलो किया। लीडरशिप या ऊपर की डिसीजन क्या है? मित्र देशों को नहीं मारो, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की जो एसेट्स हैं उनको मारो, ना कि जाके दुबई में बुर्ज खलीफा को मारो, इनके वाटर प्लांट्स को मारने लो। नहीं, ऐसे नहीं होते युद्ध। अगर खमैनी साहब होते तो ये युद्ध किसी और ट्रैक पे चल रहा था। जी नैना, बिल्कुल बिल्कुल। रिजवी साहब, इसके पहले आप वो जो मासूम बच्चियों पर स्कूल पर हमले होने की बात कह रहे थे, उस पर तो वो एक विक्टिम कार्ड हो गया, लेकिन फिर वही बात है जब वाटर प्लांट्स पर अटैक या न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक या ये धमकी देना, कई कंपनीज पर अटैक और ये धमकी देना कि अगला जो अटैक होगा वो तमाम केबल वॉर के तौर पर होगा या आम रिहायशी इलाकों पर हमला करना, उन दोनों में अंतर क्या है? जी, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा साहिद साहब से कि किसी भी चीज की रियलिटी बताना उस देश की तौहीन करना नहीं होता है। फ्रीडम स्पीच में और जो है वो हंडर इंडेक्स में ये सब बातें जो आज दुनिया में चल रही हैं, ये कोई तौहीन करना नहीं होता। ये एक आईना दिखाना होता है कि हम बेहतर से बेहतर मुल्क बन सकें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसको हमें समझने की जरूरत है। दूसरी जो आप ये बात कह रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं, हमें 7 अक्टूबर तो याद आ जाता है बड़ी आसानी से। रिजवी साहब, मैं एक बात में यहाँ पर टोकना चाहूंगी। आप जिन तमाम अलग अलग रिपोर्ट्स का या फिर अगर आप हवाला दे रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद ये भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये वही हिंदुस्तान है जो कि बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर खुद इस्टेब्लिश हुआ। दूसरी बात, ये वही हिंदुस्तान है मिडिल ईस्ट के इस तनाव के बाद में अच्छे बड़े मजबूत देशों की ना ये कहा जाए कि वहां पर बहुत बैंड बच चुकी है, लेकिन ये वही हिंदुस्तान है जहां पर लोगों को रियायतें देना शुरू किया, ना कि उनके ऊपर बोझ डालना शुरू किया। तो ये एक अच्छी डिप्लोमेसी और मजबूत डिप्लोमेसी और डेमोक्रेसी का ही एक नतीजा है और कुछ नहीं। प्लीज टू बी कंटिन्यू। ये रिपोर्ट है, अभी हम डिप्लोमेसी में नहीं जाएंगे, वरना जो है हमको ये बता दिया गया कि हम तेल कहाँ से न ले, टैरिफ पर थोप दिया गया, उस पर भी हम नहीं जाना चाहते हैं, वो एक अलग मौजू है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा बस कि 7 अक्टूबर के हमले को हम आकर बहुत गहरी निगाह से देखना चाहते हैं। लेकिन 1948 से जिस तरह से उन लोगों पर हमला हुआ, जिस तरह से वो जो हमास बनी है, उसके बारे में हम नहीं बात करना चाहते कि वो बनी कैसे। उसमें जो अफराद हैं वो उन्होंने अपने माँ बाप उनको जो घर से निकाल के मारा गया और उनके बच्चे आज हमास में शामिल हैं, उस पर हम ना स्टडी करना चाहते हैं ना बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमको बहुत दूर लेके चला जाएगा, वो हम छोड़ते हैं फिलहाल। जो आप ये कह रही हैं कि जो जहां पर जो मेरा असल सवाल मुझसे किया गया कि जिन इलाकों पे हमला हुआ है, आप जरा मुझे इंसाफ से बताएं सारे पैनलिस्ट, बहुत ही दिल से मैं सवाल करना चाहूंगा कि ईरान क्या हमला पहल कर रहा है या रिटेलिएट कर रहा है? जब ईरान की गैस फील्ड पे हमला हुआ तो ईरान ने कतर के उस गैस फील्ड पे हमला किया और बता कर किया, जहां पर अमेरिका कनेक्ट होकर अमेरिका का वहां पर इंटरेस्ट था। ईरान ने कभी ऐसे किसी मुकाम पर हमला नहीं किया। और जो आप डिसैलिनेशन की बात कर रहे हैं, वहां पर फॉल्स फ्लैग की भी बात है, ईरान ने इसकी तायद नहीं की है। और ईरान का इस वक्त फायदा है, ईरान का छुपाने में कोई फायदा नहीं है, ईरान को बताने में फायदा है। तो ईरान क्यों छुपाएगा कि मैंने यहाँ मारा कि यहाँ नहीं मारा? सर,
तो मामला ये है कि फॉल्स फ्लैग इस वक्त ईरानी शाहिद ड्रोन्स कॉकपिट बनाकर मारे जा रहे हैं, उसको हम क्यों भूले जा रहे हैं? और ये हिस्ट्री रही है इसराइल की कि वो इस तरह से फॉल्स फ्लैग करते हैं। मैं एक एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सोडी जी कुछ कह रहे हैं जी। नैना जी देखिए, सारे पैनलिस्ट को यहाँ पे अपने बयान देने का हक है, लेकिन किसी पैनलिस्ट को दूसरे पे पर्सनल होने का हक नहीं है। ग्रुप कैप्टन साये ने जो मेरे पे पर्सनल रिमार्क दिए, इट इज अनवारंटेड एज अ वेटरन, ही शुड अपोलोजाइज। दूसरी चीज, जब भी कोई पैनलिस्ट यहाँ आता है वो अपना रिसर्च करके आता है, अध्ययन करके आता है। अगर हम किसी से एग्री नहीं करते हैं, दैट इज ओके, बट नो वन कैन गेट पर्सनल ऑन एनीवन। कोई किस पे पर्सनल रिमार्क नहीं पास कर सकता है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट डन। दूसरी चीज, नैना जी, इट वाज नॉट ऑन यू। नैना जी, इट वाज एज अ वेटरन, you shouldn't have done it. This was not on you, Colonel. नैना जी, This was not मुद्दे on पे you. आता हूं। ग्रुप कैप्टन साहब, आपको पहले भी दूसरे ऑफिसर कर्नल त्यागी ने भी चेक किया था इसी चैनल पे कि आपकी ये गलत आदत है कि आप पर्सनल होते हैं दूसरे पैनलिस्ट पे। नैना जी, अब मैं अपने कथन पे आता हूं। देखिए, जो ये फिलिस्तीन का इशू है, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा वो 4 दस्तावेज जरूर पढ़ें, फिलिस्तीन का असली मुद्दा समझे, जिसकी वजह से ये सारा बवाल पिछले 6 दशकों से 7 दशकों से मिडिल ईस्ट में चल रहा है। पहला है साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट 1916 का, उससे पहला है मैकमोहन हुसैन करेस्पॉन्डेंस 1915 का, फिर है बालफूर डिक्लेरेशन 1917 का, और चौथा है 29 नवंबर 1947 का यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 181/2। मैं आपसे आश्वासन से कह सकता हूं, भारत में अगर 1000 पैनलिस्ट टीवी पे आते हैं, 3 पैनलिस्ट ने भी ये 4 दस्तावेज नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि जो भी ये दस्तावेज पढ़ेगा उसे फिलिस्तीन का असली मुद्दा पता चलेगा। आस्ता आस्ता आज अमेरिका में भी फिलिस्तीन के लिए सिंपैथी क्यों हो रही है, ईरान के लिए सिंपैथी क्यों हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अभी परसों फॉक्स न्यूज ने दिखाया -5% हो गए हैं, जो कि शक नहीं है सर। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए लोएस्ट रेटिंग्स हैं, -5%। इजराइल के अंदर आज की मीडिया खबरें हैं, शहरों पे जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं नेतन्याहू के। देखिए, आज का जमाना, जैसे मैंने कहा, आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, जहां पे हकीकत जानने के, जानकारी लेने के 100 स्रोत हैं। बेशक वेस्टर्न मीडिया सफल हुआ हो फिलिस्तीन के मुद्दे को छुपाने के लिए, मुझे लग रहा है वेस्टर्न मीडिया का दरअसल प्रोपेगेंडा जरूर होता है, लेकिन अब वही बात है कि आज का जो एरा है वो सोशल मीडिया का इतना एक्टिव है कि उसके पास में 10 अलग अलग सोर्सेज जरूर मौजूद हैं। ब्रह्मदीप जी कुछ कह रहे हैं। ब्रह्मदीप जी, तो क्या मंगलवार का जो अल्टीमेटम वाला दिन है वो बड़ा दिन होगा क्या पूरी दुनिया के लिए भी? लास्ट कमेंट जी। नैना जी बिल्कुल बड़ा दिन तो होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ नैना जी, बहुत ही सौरी साहब और रिजवी साहब के सम्मान के साथ, और सौरी साहब तो एक तो सरदार और फिर असरदार और फौजी, ये तो बहुत विनम्रता से प्रणाम करते। एक बात कहूंगा मैं, 1947 में हिंदू और सिख 25% थे पाकिस्तान में, आज वहां पर 1.5% बचे हैं। बांग्लादेश में भी बहुत आबादी थी, लेकिन आज वो कहां पर खड़े हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हिंदुस्तान ने वहां के सिखों और वहां के हिंदुओं को हथियार दे दिए, वहां उनको आतंकवादी बना दिया। तो हम फिलिस्तीन में ईरान जो है वो हथियार दे रहा है हमास को, उसको जस्टिफाई करना है, ये कौन सा जस्टिफिकेशन है? हम कैसे इसके पक्ष में बोल सकते हैं? यदि आपको अपने मुल्क को ताकतवर बनाना है तो आप हमास को, आपने एक आतंकी संगठन को लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने की बात क्यों नहीं कही? तब यदि ईरान ऐसा करता तो शायद हिंदुस्तान की तरह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन जाता, दुनिया का एक धर्मनिरपेक्ष देश बनने की ईरान ने कभी कोशिश क्यों नहीं की? वहां पर कुर्दों की हत्याएं होती है, या कुर्दों के साथ वहां पर कैसा व्यवहार होता है? तो हिंदुस्तान बनने के लिए और हिंदुस्तानी होने के लिए बहुत दिल गुर्दे चाहिए, और ईरान को, हिंदुस्तान को फॉलो करना ही चाहिए। आपको शांति से जीना चाहिए। मुझे लगता है ब्रह्मदीप जी, खासतौर से जो रूट्स हैं, खासतौर से अपनी संस्कृति को बनाए रखने के साथ साथ वेस्टर्न कल्चर को या आधुनिकता को जिस तरह से आत्मसात किया जाता है, ये एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन वो हिंदुस्तान में ही नजर आता है। कई बड़ी ऐसी संस्कृतियां जो है वो जरूर यहाँ पर है। देखिए, वक्त मेरे पास में इतना ही है, मैं अब चर्चा को यहीं पे रोक पाऊंगी, मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा, लेकिन जाते
जाते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप सभी मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं, और अगर किसी का ऐसे दिल दुखा भी है, आहत हुआ है, सोरी साहब आपके लिए भी साया जी, ये एक डेमोक्रेटिक हमारी चर्चा है, यहाँ पर सबके अपने अपने विचार रखने की बात है, दिल पे ना लेकर जाएं। मुस्कुराते चेहरों के साथ में इस डिबेट को मैं यहीं पर ही एंड करना चाह रही हूँ। आप सभी मेरे साथ शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।